गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमने हिंदी व्याकरण में चैप्टर फर्स्ट की जो बोली, भाषा, व्याकरण, लिपि इसके बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो पॉइंट है भाषा के बाद में दूसरा पॉइंट है बोली। बोली किसे कहते हैं, क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो पेज नंबर 6 ऊपर हमारा टॉपिक है बोली। परिभाषा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है उसको बोली कहा जाता है। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। ऐसे रूप भाषा विशेष की बोलियां कहे जाते हैं। हिंदी देश के बहुत बड़े क्षेत्र की भाषा है। अंडरलाइन कर लें, हिंदी देश के बहुत बड़े क्षेत्र की भाषा है। इसके कई क्षेत्रीय रूप हैं। ये क्षेत्रीय रूप इसकी बोलियां कहे जाते हैं। क्षेत्र विशेष रूप में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी है, अवधी है, मैथिली है, ब्रज है, छत्तीसगढ़ी है आदि। क्वेश्चन आता है कि बोली किसे कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। भाषा के कई रूप हैं, भाषा के कई भेद हैं। हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी, अवधी, मैथिली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी आदि। इसके बाद में आता है लिपि। स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, लिपि क्या है। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। ये ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जिसे हम लिपि कहते हैं। इसकी परिभाषा, ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जिस लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है उसे देवनागरी कहते हैं। अर्थात हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी कहते हैं। कुछ अन्य लिपियाँ, जैसे उर्दू भाषा की लिपि है फ़ारसी। भाई ध्यान रखें, उर्दू की लिपि है फ़ारसी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। ये याद रखें भाई, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत भाषा की देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन और उर्दू भाषा की लिपि है फ़ारसी। ध्यान दें, व्याकरण। अब व्याकरण किसे कहते हैं। संसार की अन्य वस्तुओं के समान भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। संसार की अन्य वस्तुओं के समान भाषा में भी परिवर्तन होता है। अधिक परिवर्तन होने पर भाषा को समझना कठिन हो जाता है। भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। अब संसार की अन्य वस्तुओं के समान भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। अधिक परिवर्तन होने पर भाषा को समझना कठिन हो जाता है। भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त किया जा सके। यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उनका ठीक ठीक अर्थ समझने में कठिनाई होगी। उदाहरण देखिए, अशुद्ध वाक्य, दो लड़का जा रहा है, यह अशुद्ध है, इसको शुद्ध करेंगे, दो लड़के जा रहे। मीरा गीत गाता है, मीरा गीत गाती है। सत्य, हमें बोलना चाहिए सदा, जबकि इसका शुद्ध रूप है हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। व्याकरण के नियमों के द्वारा रचित वाक्य अशुद्धि से मुक्त होता है। परिभाषा, इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार।
वर्ण विचार। वर्ण भाषा की मूल इकाई है। प्रत्येक शब्द वर्णों के योग से बनता है। व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्द रचना, शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य, उनके भेद एवं रचना आदि बातों पर विचार किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट पूरा हुआ। इसको ध्यान से पढ़े। सो थैंक्स, धन्यवाद।